आज से हम लोगों का जो एक कोर्स है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसकी शुरुआत हो रही है। आज पहला क्लास है और अभी हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मोतीलाल नेहरू कॉलेज है वहाँ पे हम लोग हैं। और ये जो सिलेबस है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये बीए प्रोग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है। और इसके सिलेबस में हम लोगों को इंडियन पॉलिटिक्स के क्या क्या अप्रोचेज हैं इसके बारे में पढ़ना है। इस सिलेबस में हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। इस सिलेबस में हमको इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में पढ़ना है। और जो पावर स्ट्रक्चर है, कास्ट हो, क्लास हो, जेंडर हो, पैट्रियार्की हो, इसके आसपास में जो पावर स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर new course which is Indian Government and Politics. It is being taught in the second semester, University of Delhi. This is very important paper. If you are interested in history, if you are interested in political science, journalism, law, sociology, literature, you should know the political history of contemporary India, particularly after 1947 when India became independent. So in this paper we will be talking about Marxist approach, liberal approach, Gandhian approach to Indian politics. We will be discussing Indian constitutions, its basic features, issues and controversies, debates around fundamental rights, directive principle, and then some institutions which are related to Prime Minister, Parliament, Judiciary, Executive, Legislature, Judiciary. These will also be discussed. And society is based on power structure, and this power structure is around caste, gender, class. These will also be discussed. So I am very excited, I am very happy that I have been given this opportunity, and I request you to concentrate on the syllabus which is prescribed. We should avoid reading Kunji guidebook. We will read text, original text. हम लोग इस पूरे सेमेस्टर में जो किताबें सिलेबस का हिस्सा हैं, जो राइटिंग्स, जो रीडिंग्स, हम उसी को पढ़ेंगे। और गाइड बुक और 2M दर्जे के जो लिटरेचर होते हैं उससे हम बच के रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को आज हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, ठीक है। भारत के संविधान, हिंदुस्तान का जो आईन है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज बहुत सारी रीडिंग्स हैं, 2-3 रीडिंग्स हैं, लेकिन एक रीडिंग से जो मैं आज शुरुआत करने वाला हूँ, द फर्स्ट रीडिंग अबाउट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इज दैट ऑफ एस.के. चौबे। एस.के. चौबे साहब ने किताब लिखी है। एस.के. चौबे साहब की जो किताब है
उस किताब का नाम है द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए इसे, ये किताब है जिसको एनबीटी ने छापा है। द नेशनल बुक ट्रस्ट हैज पब्लिश दिस बुक। कौन सी किताब है ये, बोलिए? हाँ, द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके स्कॉलर, इसके ऑथर हैं, उनका नाम है एस.के. चौबे। ठीक है, एस.के. चौबे इनका नाम है, और ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और ये जो एनबीटी ने इस किताब को 2010 में छापा, ठीक है, या रिप्रिंट किया 2010 में, और इसमें पेज नंबर 33 से 61 तक जो राइट्स यानी अधिकार के बारे में जो बात है उसको हम पढ़ेंगे। यानी एस.के. चौबे साहब की जो किताब है उसमें एक चैप्टर है, देयर इज ए चैप्टर इन द बुक ऑफ एस.के. चौबे विच इज अबाउट राइट्स, मतलब अधिकार, हुकूक होता है ना, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। तो भारत के संविधान में किस तरह के अधिकार दिए गए हैं, व्हाट काइंड ऑफ राइट्स आर गिवन, आर इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो उन्होंने इस चैप्टर में पूरे डिटेल के साथ बात की है। एस.के. चौबे इन डिटेल हैज डिस्कस द फीचर्स, द इम्पोर्टेंट characteristics, provisions, laws related to rights, अधिकार से संबंधित भारत का संविधान क्या क्या कहता है, इसके बारे में एस.के. चौबे ने बात की है। यहाँ तक क्लियर है? कोई हिंदी वाले को दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है ना, अंग्रेजी वाले को भी दिक्कत नहीं है, तो हम इसी तरह से पढ़ाएंगे, कुछ हिंदी भी कुछ इंग्लिश भी, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि, और एक और बात है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप, जब मैं लेखक का नाम, जब राइटर का नाम, ऑथर का नाम और किताब का नाम दूंगा, तो उस दिन का जो लेक्चर होगा आप उन्हीं के नाम से लिखेंगे। तो एक बात क्लियर हो जाइए कि टुडे आई एम गोइंग टू टीच एस.के. चौबे's रीडिंग ऑन राइट्स गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में जो बात, जो चर्चा एस.के. चौबे ने अपनी किताब में की है, उसी का हम आज जिक्र करेंगे। और मेरी ज़्यादातर बातें उन्हीं की रीडिंग पर आधारित होगी, ठीक है। Whatever I am going to teach, most of my content will be based on एस.के. चौबे, ठीक है। सबसे पहली बात, the first thing which एस.के. चौबे is saying, कि पहले के ज़माने में, यानी आधुनिक ज़माने से पहले, अधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि अगर आप ग्रीक सोसाइटीज़ में जाइए, इफ़ यू गो टू ग्रीक सोसाइटी, एरिस्टोटल के ज़माने में जाइए, प्लेटो के ज़माने में जाइए, तो वहाँ पे अधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अधिकार एक आधुनिक कंसेप्ट है। एक पहले अधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये कह रहे हैं, राइट्स इन द मॉडर्न सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट वेर नॉट नोन टू एंशिएंट पॉलिटिकल थियरी। पहली बात ये कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम में, अधिकार जो थे उसके बारे में
कोई कंसेप्ट उस तरह से नहीं था। ये आधुनिक दौर में, इन मॉडर्न टाइम, राइट्स एज इंटाइटलमेंट, ENTITLEMENT, हक से मांगो, आपने देखा होगा कहीं बोलता होगा हक से मांगो। तो आप आधुनिक राज्य के साथ क्या है कि सबको अधिकार है, आधुनिक राज्य में सबको अधिकार दिए गए हैं। क्लास के अंदर में जिसने भी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किया है वो मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ सकता है। हम ये नहीं देखेंगे अरे आप छोटा हैं, आप बड़ा हैं, आप गोरा हैं, आप काला हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप दलित हैं, आप पिछड़ा हैं, आप बिहारी हैं या यूपी हैं, ये इसका भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद कीजिए, जब एकलव्य शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास जाता है एंड ही इज मेकिंग ए रिक्वेस्ट कि मुझे भी आप ज्ञान दे दीजिए, तो व्हाट इज द रिप्लाई ऑफ द्रोणाचार्य? द्रोणाचार्य इज सेइंग एज पर एटलीस्ट द डोमिनेंट इंटरप्रिटेशन, आप क्षत्रिय नहीं हैं। सिंस यू डू नॉट बिलोंग टू द रूलिंग क्लास, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एजुकेशन। वो दुखी होकर चले गए। उन्होंने तीरंदाजी भी की, बहुत सीख भी लिया, मगर द्रोणाचार्य का उससे भी दिल नहीं भरा और उन्होंने उसका अंगूठा भी ले लिया। ठीक है ना? लेकिन आज के दौर में अगर मैं क्लास के अंदर में कहूं कि मैं सिर्फ गोरे लड़कों को पढ़ाऊंगा, मैं अपनी जाति के ही लड़कियों को पढ़ाऊंगा, मैं उन्हीं लड़कियों को पढ़ाऊंगा जिनके पापा के पास कार है, तो क्या होगा? मैं जेल चला जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, प्रिंसिपल मेरे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो सबसे पहली बात जो कह रहे हैं इसके चौबे कि अधिकार जो है एज इंटाइटलमेंट, देखिए तो इंटाइटलमेंट का क्या हिंदी दे रहा है, जरा देखिए तो क्या दे रहा है जरा, हैं? नहीं, इंटाइटलमेंट का क्या देता है हिंदी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा इंटाइटलमेंट का हिंदी क्या होगा। कि इंटाइटलमेंट के सेंस में ये पहले के ज़माने में नहीं था। और अगर आप ग्रीक सोसाइटीज़ को भी देखेंगे तो वहाँ जस्टिस की बात हो रही है, हैं? पात्रता, हाँ, मतलब वही हुआ ना, हक से, मेरा ये हक है मेरा, मैं उसके लिए मैं डिज़र्व करता हूँ, ये मैं इंटाइटल्ड हूँ, आई एम इंटाइटल्ड टू डू समथिंग, मतलब ये मेरे इख्तियार में है। इस तरह की बातें पहले नहीं थी। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि आधुनिक दौर में ही अधिकार, राइट्स एज इंटाइटलमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, पहले नहीं था ये। ठीक है? अगर होता तो एकलव्य का साथ अंगूठा नहीं कटता। एसके चौबे कह रहे हैं कि अगर हम अधिकार के बारे में, अगर उसकी जर्नी को हम देखें, मैं हिस्ट्री में पीएचडी मैंने की है, तो कुछ लोग पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री में पीएचडी क्या है, ये है वो है, क्या है, कुछ नहीं है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट व्हेन अकबर वाज बोर्न एंड व्हेन महाराणा प्रताप डाइड, नो, दैट इज नॉट द हिस्ट्री। History is traveling a particular path. For example, आप लड़की हैं, आप एक ख़ास कपड़ा पहन के यहाँ क्लास के अंदर में आई हुई हैं, मान लीजिए। अगर यही 40 साल पहले अगर हम इसी कॉलेज में आए होते, अगर 40 साल पहले कॉलेज होता, तो उस ज़माने में क्या लड़की यही कपड़ा पहन के आती होंगी? हो सकता है वो साड़ी में होती, या कुछ और ड्रेस में होती, या सलवार सूट में होती, या 50 साल बाद हम आएंगे तो हमारा ड्रेसिंग सेंस अलग हो जाएगा। तो एक कपड़े के भी एक इतिहास है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए सही नहीं होता और हमेशा के लिए गलत नहीं होता। आज अगर मैं शेरवानी पहन के अगर मैं चलूँ तो लोग कहेंगे अरे ही हैज़ बिकम मुस्लिम,
और बोले ओ तो फंडामेंटलिस्ट हैं या कंजर्वेटिव हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़े बड़े लीडर शेरवानी पहने हुए हैं, उस शेरवानी को कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जा रहा है कि नहीं है। तो उसी तरह से अधिकार का भी एक जर्नी है। अधिकार भी एक छोटा पौधे की तरह, सीड की तरह नीचे से ऊपर ऊपर उठ रहा। एक दिन में अधिकार नहीं आ गया हमारे पास, एक दिन में अधिकार नहीं आ गया हमारे पास। द कंसेप्ट ऑफ राइट्स हैज नॉट come to us in one day. There has been long process. मैग्ना कार्टा का नाम सुना हुआ आप लोगों ने? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा जो है, ये मैग्ना कार्टा 1215 की बात है, 1215 की बात है, 1215 की बात है, इंग्लैंड की बात है। ठीक है, उस वक्त क्या हुआ था? वाई मैग्ना कार्टा इज रिलेटेड टू क्या बताऊं, अधिकार और राइट्स, है ना। जैसे छोटा बेबी होता है और जैसे बेबी धीरे धीरे ग्रो करता है, उसी तरह से अधिकार को भी एक समझ लीजिए, एक छोटा सा सीड। तो वो जो इंटेलेक्चुअल हैं इसके चौबे, वो कह रहे हैं कि देखो आज के भारत के संविधान में जो अधिकार है, अगर उसको समझना है तो हमको उसको ट्रेस करना होगा। तो ट्रेस करते 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 अभी भारत का संविधान मान लीजिए 1950 में बना, तो करते 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 1215 तक वो चले गए। हाँ, इतना पीछे। और 1215 में जाकर करें, ये देखो एक मैग्ना कार्टा है। ये मैग्ना कार्टा क्या था कि इंग्लैंड का जो किंग था जॉन, JOHN, जॉन, ठीक है ना, जॉनी जॉनी यस पापा नहीं, जॉन। तो जॉन जो था उसने इस बात के लिए रजामंदी जाहिर की कि हम किसी को भी विदाउट ट्रायल के डिटेन नहीं करेंगे। नो पर्सन विल बी डिटेन्ड विदाउट फॉलोइंग trial. This is what the King of England in 1215 agreed, and that agreement is known as Magna Carta. See, scholars may have different opinion. कोई कहेगा नहीं, अधिकार तो मनुस्मृति में है, वेद में है, पुराण में है, कुरान में है, बाइबल में है। I am not disputing their claim. But this gentleman is going back to 1215 Magna Carta. ये क्लियर हो गया। Why Magna Carta is important? Because the king has agreed कि बगैर कार्रवाई किए हुए हम आपकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे। लेकिन मैग्ना कार्टा में ये एक चीज, एक बदलाव आया। दूसरा क्या बदलाव आया? The next step is, the next development is, ये पहला किलोमीटर हुआ, पहला स्टेप हुआ 1215। दूसरा कंसेप्ट, दूसरा एक पड़ाव हुआ आगे, पीछे नहीं जा रहे हैं हम 1215 से अब आगे आ रहे हैं। नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स लिखिए। हाँ, NATURAL यानी प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं ना उसको, नेचुरल राइट्स। अब कोई मुझे बता पाएगा कि नेचुरल राइट्स का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल साइंस के आप लोग विद्वान हैं, you might have studied political theory first year. Tell me, John Locke's idea of natural rights, have you studied? Can anybody say? नेचुरल राइट्स का मतलब ये हुआ कि नेचुरल राइट्स का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बीइंग्स जन्म के साथ ही बराबर है और उसके जो अधिकार हैं, जीने के जो अधिकार हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज के जो अधिकार हैं,
उसको कभी भी छीना नहीं जा सकता है। ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल एंड देयर राइट्स in no circumstances can be taken back and people are equal। तो कोई भी राजा, कोई भी बादशाह किसी इंसान के जीने के अधिकार को, उसके संपत्ति के अधिकार को वो छीन नहीं सकता है। और उसके लिए एक टर्म आया है इनएलिएनेबल। क्या हुआ? हाँ, एलियन का मतलब होता है दूर, गैर। जैसे मैंने बनाना लिया, बनाना को खाया और उसके छिलके को फेंक दिया, तो बनाना का जो पल्प हुआ जो हम खाते हैं और छिलके के बीच में सेपरेशन होगा कि नहीं हो गया। लेकिन कोई कहे कि इंसान के शरीर से दिल काट के फेंक दो तो इंसान जी पाएगा? आप बताओ। अब ये मत कहना दिल काट देंगे फिर एक मोटर लगा देंगे चलेगा। अब मुझे नहीं पता, रोबोट आएगा क्या करेगा, आई डोंट नो। बट हार्ट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू, है ना। इन द सेम वे इफ यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, सोल, रूह जैसे ही अगर निकाल दी जाएंगे तो इंसान डेड हो जाएगा। स्पिरिचुअल लोग कहते हैं ना, आई डोंट नो, क्योंकि साइंस क्या स्पिरिचुअलिटी है, क्या रूह है, उसके बारे में बहुत डिबेट है। तो इनएलिएनेबल का मतलब है कि हम कभी भी उसको जुदा नहीं कर सकते हैं, है ना, जुदा नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्ति के, इंसान के अंदर में अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, उसको जीने का अधिकार है, उसको संपत्ति रखने का अधिकार है। इस अधिकार को हम कभी केले के छिलके की तरह हम उसको फेंक नहीं सकते हैं, वो उसके साथ रहेगा। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी बात थी ना भाई, है कि नहीं। पैदाइशी से ही राजा के द्वारा पॉलिटिकल सोसाइटी बनने से पहले इंसान बराबर था और उनके अंदर में जो अधिकार हैं उस अधिकार को कोई भी इंसान कुल्हाड़ी से काट के बाहर नहीं कर सकता है उसको। तो ये भी अधिकार के जो इतिहास है उसमें ये भी एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो कभी ऐसे ही उड़ के नहीं बन गया, हवा में उड़ के नहीं बन गया ऐसे। Am I right? And if you have studied history, the history of Europe, you might be knowing that in England in 17th and 16th and 17th century there was controversy, there was civil war, there was all kinds of political upheavals, and finally the power of parliament increased and the power of king was curtailed। धीरे धीरे इंग्लैंड के अंदर में, खासकर 17वीं सदी में, जॉन लॉक जिस ज़माने में आप लोगों ने अगर पढ़ा है, जॉन लॉक, मैं हो सकता है तो आप लोगों को अगले सेमेस्टर में पढ़ाऊंगा, जॉन लॉक इंग्लिश फिलोसोफर। आपको ग्लोरियस रेवोल्यूशन आपने 10वां 12वां में पढ़ा होगा, ग्लोरियस रेवोल्यूशंस। उस ज़माने में राजा की जो ताकत थी वो कम हुई, कम होने का मतलब जीरो नहीं हुई भाई, जीरो नहीं हुई, और पार्लियामेंट की ताकत कुछ ज़्यादा होने लगी। और जॉन लॉक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के समर्थक थे, वो राजशाही के समर्थक नहीं थे। तो जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स की जो थियोरी दी है उसको उन्होंने दिया है और कहा है कि हर इंसान जो है वो इंसान जो है वो उसको अधिकार हैं, जन्मजात अधिकार है और उसको कोई छीन नहीं सकता है, उसे जुदा नहीं कर सकता है। और एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात जॉन लॉक ने कही कि राजा अगर व्यक्ति की जिंदगी और उसके हितों को पूरा करने में नाकाम रहता है तो लोगों को क्रांति करने का भी अधिकार है। पहले क्या होता था, राजा जो कहेगा वही होगा, होता था ना पहले, और राजा कभी गलत नहीं होता था। राजा को शैडो ऑफ गॉड कहा जाता था, जिल्ले इलाही माने खुदा का छाया, भगवान का छाया या फिर भगवान का रूप है, राजा को कहा जाता था। लेकिन जॉन लॉक के ज़माने में आते आते
17 सेंचुरी में आते आते क्या हुआ, 17 सेंचुरी में आते आते मामला बदलने लगा। पहले मैग्मा कार्टा आया, उसके बाद नेचुरल राइट्स आया और धीरे धीरे पार्लियामेंट को अधिकार होने लगे और कॉन्स्टिट्यूशंस की बात होने लगी। कॉन्स्टिट्यूशंस का बात करने का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने का मतलब ये होता है आपको कि कानून का राज चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी गैर बराबरी मिट गई, नहीं नहीं, ये मत सोचना कि सारी गैर बराबरी मिट गई, नहीं, मगर धीरे धीरे उस दिशा में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। 1789 में क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। वहां पे राइट्स ऑफ मैन की बात हुई, राइट्स ऑफ मैन की बात हुई और वहां पे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात हुई। लोगों ने वहां की राजशाही के खिलाफ, वहां सामंती व्यवस्था के खिलाफ डिसुम किया, वहां पे किया ना, लड़ा। तो वो भी हमारा जो 1947 में जो संविधान बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये सब उनके ये हैं, मतलब इतिहास है उनके, इसका एक इतिहास है और इस इतिहास को ट्रेस किया जा रहा है। तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुआ। अगर आप लोगों को और ज़्यादा पढ़ना है तो घर पे जाइए, थोड़ा गूगल कीजिए, व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा, व्हाट इज ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सब देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पता चलेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ, 1791 में अमेरिका के अंदर में भी बदलाव होना शुरू हुआ और वहां पे हुआ 10 अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। वहां पे 10 तरह के संशोधन किए गए अमेरिका के अंदर में। राइट्स एज इनवायलेबल लिखिए, INVIOLABLE, इनवायलेबल। देखिए, राइट्स एज इनवायलेबल, INVIOLABLE, ठीक लिख लिया। मतलब इनवायलेबल का क्या मतलब हुआ बताइए, हिंदी वाले घबराए में। इनवायलेबल का मतलब होता है जिसको वायलेट नहीं किया जा सकता है ना, जिसको वायलेट नहीं किया जा सकता है। तो धीरे धीरे जो कुछ भी मैग्ना कार्टा में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, फ्रांस में हुआ, अमेरिका में हुआ, और अमेरिका में आते आते धीरे धीरे वहाँ पे धीरे धीरे आते आते आपको क्या हुआ कि अधिकार जो हो गए वो हो गए इनवायलेबल। इनवायलेबल का मतलब हो गया कि उस अधिकार को खींचा नहीं जा सकता है, सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और अधिकार के साथ साथ अधिकार को अब फंडामेंटल राइट्स कहा जाना शुरू किया गया। राइट्स हैज बिकम फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, राइट्स, अधिकार जो हो गए वो क्या बन गए, मौलिक अधिकार बन गए। अमेरिका में, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, धीरे धीरे बदलाव होते होते वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे अब अधिकार जो थे वो इनवायलेबल हो गए और फंडामेंटल बन गए। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे अधिकार को फंडामेंटल राइट्स माना गया है, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम का भी बहुत बड़ा असर है। समझ में आई बड़ी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी बदलाव हुआ, अमेरिका में भी बहुत सारे संशोधन हुए। अमेरिका में भी तो हुई थी ना क्रांति, हुई थी कि नहीं हुई क्रांति, वो भी जब आज़ाद हुआ और उसके बाद से वहाँ पर भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। एक अमेंडमेंट 1865 का है, एक 1866 का है, उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट हैं। तो यूएस के एक्सपीरियंस को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी अधिकार जो हैं धीरे धीरे वो अधिकार जो हैं वो किसका रूप ले लिए हैं, इनवायलेबल। मतलब आप उसको खींच नहीं सकते हैं, छीन नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज क्या हो रही है कि फंडामेंटल राइट्स जो था वो फंडामेंटल बन गया। फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब होता है कि आप कभी उसे छीन नहीं सकते हैं, है ना।
और यूनाइटेड नेशंस का नाम आपने सुना होगा। यूनाइटेड नेशंस ने के साथ क्या शुरू हुआ? यूनाइटेड नेशंस के साथ शुरू हुआ, उसने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया था। क्या किया था उसने? अब तो यूएन ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है उसकी बात की थी, समझ रहे हैं? और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है उसमें लोगों को बराबरी दिया गया है, धर्म के आधार पर भेद नहीं किया गया है, रेस के आधार पर, देखिए कौन सा साल है, हाँ, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स 1948, कितना कुछ दिसंबर होता है ना, कुछ 12 दिसंबर शायद, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर 1948 यूनाइटेड नेशन हैज एडॉप्टेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, एंड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो वो चीज़ें भी हमारे कानून के बनने पे, हमारे संविधान के बनने पे असर पड़ा कि नहीं पड़ा? उसका पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो आप लोगों से मेरी ये भी गुजारिश है कि आप लोग दिखाइए क्या है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, आइए क्या है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में क्या लिखा गया, बताइए, पढ़िए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ। is an international document adopted by the United Nations General Assembly that enshrines the right and freedom of all human beings, drafted by a UN committee chaired by कुछ भी है, रूजवेल्ट। Roosevelt. It was accepted by the General Assembly as Resolution 217 during its third session on 10th December 1948 at France. And 58 members of the United Nations at that time, 48 voted in favor, none against, 8 and 2 did not vote. क्या मतलब है इसका, समझाइए, हिंदी में समझाइए, क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था फॉर ऑल ह्यूमन, सारे ह्यूमंस के फ्रीडम और उनके राइट के लिए। ये ड्राफ्ट किया था कमिटी, यूएन की कमिटी ने, जिनके चेयरमैन का नाम है, सर बताएंगे? हाँ, रूजवेल्ट। हाँ हाँ। एंड ये 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। और आपका क्या नाम है? कशिका। कशिका के लिए ताली बजा दीजिए आप। हाँ, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 1948 में आते आते यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हो गया। यानी यूनिवर्सल का क्या मतलब हुआ? सबको अधिकार है, सबको अधिकार है, ठीक है। किसी को रंग, कलर, सेक्स, एरिया, जेंडर, रिलीजन, बिलीफ, फेथ, मोटा, काला, कमजोर, इसकी बुनियाद पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सो आज हमने क्या बात की? आज हमने बात की कि भारत का जो संविधान है वो, उसके अंदर में जो अधिकार दिए गए हैं उसकी एक हिस्ट्री क्या है। In other words, what we have studied today, what are the major historical events that shaped the making of Indian Constitution, particularly those concerning rights। यानी आज के क्लास में हमने ये पढ़ा कि भारत के संविधान में जो अधिकार, जो मौलिक अधिकार या जो भी अधिकार दिए गए हैं, लीगल अधिकार हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हो, वो अधिकार बने या जो लिखे गए या कानून में जो पास किए गए हैं, उसकी एक बैकग्राउंड क्या है, वही है ना। ऐसा नहीं है कोई सो के उठ के लिख दिया एक दिन, अरे यार चलो लिख देते हैं, कोई काम नहीं है, शाम को फिर पार्टी करेंगे, ऐसा नहीं है। उसका एक है। तो क्या क्या मेजर इवेंट है, अगर इस तरह का सवाल आ जाएगा आप लोगों के पास कि टेल अस, सवाल कैसे आएगा? कोई पूछेगा ना कि आज जो पढ़े तो क्या उसका मतलब क्या है सवाल। भारत के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का इतिहास में पहले हुई घटनाओं से
क्या संबंध है, या वो कौन कौन सी घटनाएं थीं, वो कौन कौन से विचारक थे, वो कौन कौन से मुल्क थे, वो कौन कौन से संविधान थे जिनका असर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ा, और ख़ासकर जो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो लीगल राइट्स हैं, उन अधिकारों पर किन किन चीज़ों का असर पड़ा। तो ये आप समझ गए आप उसको। अब देखिए, एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ऐसे ही सवाल आएंगे, लेकिन अगर आप समझ गए तो आप अपने मुताबिक से यू कैन यूज़ योर ब्रेन, और उस ब्रेन का इस्तेमाल करके इधर का मटेरियल उधर डाल देंगे, उधर का मटेरियल इधर डाल देंगे। आप आइए, नहीं है, रुक जाइए, नहीं अभी रुक जाइए, आप आइए। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल के बारे में सेकंड पढ़ाया है, और इसके अंदर राइट्स ऑफ इंटाइटलमेंट के बारे में बताया, जिसमें मैंगा काटा था। मैंने ये कहा राइट्स ऑफ इंटाइटलमेंट के साथ एक चीज़ लिख लीजिए कि मतलब पहले के ज़माने में राइट्स को इंटाइटलमेंट नहीं समझा जाता था, ये इसका कहने का मतलब होता है। राइट्स को इंटाइटलमेंट नहीं समझा जाता था, राइट्स नाम का कंसेप्ट नहीं था, ये एक आधुनिक कंसेप्ट है, राइट्स एज इंटाइटलमेंट, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, और इसके बाद हमने राइट्स जो है उसको बताया कि ग्रीक सोसाइटी में अगर आप जाएंगे तो उस समय जस्टिस की तो बात हो रही है, लेकिन राइट्स की बात नहीं हो रही है। इसलिए उसके बाद हम लोगों ने इतिहास में जाके राइट्स यानी अधिकार के बारे में हमने उसको ट्रेस करना शुरू किया। तो सबसे पहले गए 1215 में, कहाँ गए हम लोग? इंग्लैंड में गए। हाँ, तो वहाँ क्या हुआ? इंग्लैंड का राजा था वहाँ पे। हाँ, राजा था, उसका नाम था हाँ जॉन। हाँ नेचुरल राइट्स नहीं, उसमें था मैग्ना कार्टा भी था। हाँ 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 उसके बाद नेचुरल राइट्स के बारे में पढ़ाया। हाँ फिर 1789 में फ्रांस हाँ, नेचुरल राइट्स है। उसके बाद आगे का बड़ा पड़ाव था नेचुरल राइट्स। इंग्लैंड से ही इंग्लैंड के फिलोसफर ने, जॉन लॉक ने कहना शुरू किया, नेचुरल राइट्स का मतलब है कि इंसान जन्म के साथ उस बराबर है, उसको अधिकार है, और उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, फिर 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, फ्रांस क्रांति। हाँ। बोलते हैं, जिसमें था राइट्स ऑफ मैन। हाँ, राइट्स ऑफ मैन की बात हुई। फ्रांस में भी जो क्रांति हुई 1789 में। हाँ, और वहाँ पे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात हुई थी। हाँ, फिर 1791 में अमेरिका में भी बदलाव आया, जिसमें राइट्स ऑफ इनोवेबल था। नहीं, अमेरिका के अंदर में भी हाँ, वहाँ पर भी जो इंडिपेंडेंस हुआ, वहाँ पर भी जो संविधान बने, वहाँ पर भी संवैधानिक संशोधन हुए। तो उस तरह से राइट्स को अब वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स माने जाना लगा, और उसको इनवायलेबल माना गया, मतलब अब इसे कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, फिर यूनाइटेड नेशंस ने 10 दिसंबर 1950 को 48 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया, जिसमें सारे लोगों को बराबर अधिकार दिए गए और हर तरह के भेदभाव को खत्म किया गया। तो इन घटनाओं का भारत के संविधान के बनने पे गहरा असर है। ठीक है, इनके लिए ताली बजा दीजिए। क्या नाम है इनका? वर्षा जी। चलिए, ज्ञान की वर्षा इन्होंने कर दी। चलिए बैठ जाइए। आइए आइए, आप भी बोलिए। कोई बात नहीं, बोलिए, कुछ आप बोलना चाहती हैं, आपको मन है बहुत। 1215 में इंग्लैंड में जो जॉन नाम के जो किंग थे, उन्होंने ये अलाउ करा था कि मतलब हम बिना कार्रवाई के किसी को भी सज़ा नहीं देंगे। लाइक अगर मतलब किसी, जैसे अगर हमारे पास सबूत नहीं होंगे तो फिर हम सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, और 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। बोलिए, सही है, सही है। जिसमें मतलब मैंस के राइट्स के बारे में बोला गया था। और 1791 में अमेरिकन वाला हाँ, मतलब जो राइट्स थे वो फंडामेंटल राइट्स बन गए थे, मतलब जो ज़रूरी था। द 10 अमेंडमेंट्स थे। हाँ, अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। और फिर 1948 में फाइनली जो है यूनाइटेड उसने ये डिक्लेयर कर दिया था ह्यूमन राइट्स के बारे में। सो हमने इतना। ठीक है, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। तो अगर आप लोगों के और कोई सवाल नहीं हो तो
क्लास को यहाँ ख़त्म कर दिया जाए।